अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां सेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां सेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है। तो चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्कस करा रहा हूँ क्योंकि इसके लिहाज से ही हम बाकी लॉज को डिस्कस कर लेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप एक सिंगल रेजरवायर से हीट लें और वो सारी की सारी वर्क डन में कंप्लीट कर लें। ठीक है, वर्क डन में सारी की सारी कन्वर्ट कर दें, जबकि कोल्ड रेजरवायर के पास कोई हीट ना जाए, सिंक के पास कोई हीट ना जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, जैसे अगर ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका इंजन लगा हुआ है, नीचे जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर है। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से हो तो वर्क डन जो है वो हमने यहाँ से लेना है, और हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जो हीट आ रही है QH है। ठीक है, और लो टेम्परेचर रेजरवायर में जो हीट जानी होती है वो QL होती है। ठीक है, अब बात यह है कि ये तो लाजमी होगा कि जब आप हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट को भेज रहे हैं तो नीचे लो टेम्परेचर रेजरवायर तो मौजूद होनी चाहिए ना, तभी तो हीट ऊपर से नीचे आएगी और दरमियान में इंजन रख देंगे जो हमें वर्क डन देगा। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी की सारी जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर वाली हीट है उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, जबकि लो टेम्परेचर रेजरवायर में कोई हीट आए ही ना। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कहते हैं जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज़ इम्पॉसिबल, it is impossible to convert heat extracted, heat कहाँ से extracted, from high temperature reservoir into entirely into work done, entirely यानी completely, entirely into work done। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको सारी के सारी को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि परफेक्ट हीट इंजन इम्पॉसिबल है। ठीक है, परफेक्ट हीट इंजन इज इम्पॉसिबल, या देर इज नो परफेक्ट हीट इंजन। क्योंकि अगर ये परफेक्ट होता तो फिर ये सारी की सारी हीट को क्या करता, कन्वर्ट कर देता वर्क डन में, और सिंक में कोई हीट ना भेजता। परफेक्ट हीट इंजन इज इम्पॉसिबल। ठीक है जी, इसी तरीके से जो आपका लॉ है जो कि है जी रेफ्रिजरेटर के हवाले से, जो कि क्लॉसियस स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है किसके लिए जी, रेफ्रिजरेटर के लिए। चलें जी देखें, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब पहले रेफ्रिजरेटर को समझ लें। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि एक लो टेम्परेचर रेजरवायर है और एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। ठीक है, यानी एक कोल्ड रेजरवायर है और एक जो है वो क्या है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। फ़र्ज़ कर लें एक कोल्ड रेजरवायर है। ठीक है जी, अब बात यह है कि कोल्ड रेजरवायर से आप ये चाह रहे हैं कि आप कोल्ड रेजरवायर से मज़ीद हीट को रिमूव कर दें। एक तो वो पहले ही कोल्ड रेजरवायर है, ठीक है, ये है हाई टेम्परेचर रेजरवायर, ये है लो टेम्परेचर रेजरवायर। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑलरेडी इन्वायरमेंट का हाई होता है और सिस्टम का यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर पहले ही कम होता है, तो आप उसको मज़ीद कम कर रहे होते हैं, यानी आप लो टेम्परेचर रेजरवायर से मज़ीद हीट निकाल रहे हैं और इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर से खुद ब खुद हाई टेम्परेचर रेजरवायर में चले जाए।
उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा जी, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन आप कैसे करते हैं, आप वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो वर्क डन लाजमी है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अगर आप वर्क डन नहीं करेंगे तो खुद ब खुद तो हीट जो है वो ट्रैवल नहीं करती ना, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट थोड़ी जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है। तो वर्क डन जो है वो लाजमी तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट जो है कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्लो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, कहाँ से कहाँ जी, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, क्योंकि वो पहले ही कोल्ड है, उसका पहले ही टेम्परेचर कम है, उसमें पहले ही हीट कम है, टू हॉट बॉडी, ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट है इसकी, क्लॉसियस स्टेटमेंट की, रेफ्रिजरेशन की। दूसरी जो है इसी तरीके से, जैसे पहले हमने कहा है, देयर इज नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। अगर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होता तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर क्या करता, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट लेके उसको खुद ब खुद हाई टेम्परेचर रेजरवायर में भेज देता, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, लो टेम्परेचर रेजरवायर से जाने वाली हीट QL है और हाई टेम्परेचर में जो हीट जा रही है वो QH। ठीक, तो ये रेफ्रिजरेटर का लॉ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और इस रेफ्रिजरेटर का फंक्शन और कंप्लीटली इसको पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर, चलें। तो रेफ्रिजरेटर बेसिकली क्या है, ये भी एक हीट इंजन है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में चलाते हैं, ठीक है। अगर हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चला दो तो वो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट इंजन में हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ लेके जाते हैं और इसमें रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। तो और रेफ्रिजरेटर के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, कोल्ड रेजरवायर से हीट को जो है वो कलेक्ट करके हाई टेम्परेचर रेजरवायर में वो क्या कर देता है, उसको भेज देता है, ठीक है। हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, इसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आपने लो टेम्परेचर रेजरवायर से जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट करनी है और हाई टेम्परेचर रेजरवायर में उसको भेजना है। तो टेम्परेचर जो है वो रेफ्रिजरेटर का लो से लो होता जाएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक, तो फर्ज कर लेते हैं ये हॉट रेजरवायर है, ठीक है जी। अब इस हॉट रेजरवायर से आपने क्या करना है जी, कि वर्क डन इस पे करवाना है लाजमी तौर पे। अगर आप लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट लेके हाई टेम्परेचर रेजरवायर में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, ये लो टेम्परेचर रेजरवायर है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे जी, हीट को निकालेंगे लो टेम्परेचर रेजरवायर से, वो हीट क्या होगी, QL होगी। और कहाँ पे जी इसको भेजेंगे, हाई टेम्परेचर रेजरवायर में, ये हीट क्या होगी जी, QH होगी, ठीक है। और इसके लिए आपको लाजमी तौर पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा लाजमी तौर पे। वो जो वर्क डन होगा वो इसके ऊपर करना पड़ेगा, इसलिए एरो का निशान आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस पे आपको लाजमी तौर पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। जैसे पहले एफिशिएंसी पढ़ी है आपने, कोफिशिएंट
of performance of refrigerator. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है बेसिकली उसको के से शो करते हैं, और के बराबर होता है रेशो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर। यहाँ पे क्या है जी, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर टू वर्क डन इन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर। वर्क डन, आप सिंपल वर्क डन लिख लें, ठीक है। जो वर्क डन करना पड़ा हीट को लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर में ले जाने के लिए, तो इन दोनों की जो रेशो है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मजीद इसको आगे लेके चलें तो के इज इक्वल टू, जो लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट ले रहे थे वो क्यू एल थी और वर्क डन डब्ल्यू था, क्यू एल ओवर। अब वर्क डन जो करा है उस वर्क डन में हाई टेम्परेचर रेजरवायर में जो हीट गई है उसमें से लो टेम्परेचर रेजरवायर की हीट निकाल दें तो वो वर्क डन के बराबर होगी। ठीक हो गया। तो हमें पता है कि हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है जी किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे आप इनको बदल दें टेम्परेचर के साथ, के इज इक्वल टू टी एल ओवर टी एच माइनस टी एल। टी एल जो है लो टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर है, टी एच जो है हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे एंट्रोपी को, और एंट्रोपी के डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे। एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी की जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अगर पहली डेफिनेशन की बात करें तो ये वही है जो आपने अपनी एफएससी में पढ़ी हुई है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। अब ये जो डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम है इसकी वजह से हीट पैदा होती है, ठीक है, और इन रिटर्न आप कह सकते हैं कि हीट की वजह से ये डिसऑर्डर पैदा होता है। अब बात ये कि जब हीट की वजह से डिसऑर्डर पैदा होता है तो हमारे पास जो हीट की शक्ल में एनर्जी थी, जो थर्मल एनर्जी थी, उसने तो डिसऑर्डर पैदा कर दिया। अब वो कॉन्टीन्यूसली डिसऑर्डर पैदा किए जा रही है, लेकिन हम उस हीट को यूज़ नहीं कर पा रहे। बहुत सारी हीट ऐसी है जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते, वो सारी की सारी ज़ाया होती है। ठीक है, तो वो जो हीट सारी की सारी ज़ाया हो रही है, जो एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो मतलब कि वो हमारे लिए तो अवेलेबल नहीं है ना। वो हीट जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या किए जा रही है, वो डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम को तो बढ़ाए जा रही है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो हीट हमारे लिए, वो एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन नंबर 2 है। डेफिनेशन नंबर 2 जो है इसकी वो है जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी टू डू वर्क। अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, इसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं, सेकंड डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी जी, डेफिनेशन 3 की। डेफिनेशन 3 क्या कहती है, ये एक ऐसी थर्मल प्रॉपर्टी है, ये जो आपकी एंट्रोपी है, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक हो तो ये कांस्टेंट रहती है। द प्रॉपर्टी that remains constant
कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ से एक चीज़ साबित हो रही है कि एंट्रोपी जो आपकी है वो आपकी किस पे, हीट पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हीट कांस्टेंट होने की वजह से आपका जो एंट्रोपी है वो भी कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो यहाँ से तीन जो है इंपॉर्टेंट नताइज जो है वो अखज़ किए जा सकते हैं, पहली डेफिनेशन से, दूसरी डेफिनेशन से, तीसरी डेफिनेशन से। ठीक है, अब अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, फ़र्ज़ कर लें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब क्या क्या हो सकता है ये हमने बताना है तीनों डेफिनेशन से। इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स ठीक है, इसका मतलब ये है, तीन मतलब है इसके। पहला मतलब पहली डेफिनेशन से है कि हम, ठीक है, ऑर्डर्ड स्टेट से लेस ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है ना, तो हम ऑर्डर स्टेट से लेस ऑर्डर स्टेट की तरफ जा रहे हैं अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ऑर्डर स्टेट टू डिसऑर्डर्ड स्टेट हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मोर अवेलेबल एनर्जी स्टेट से हम किस तरफ जा रहे हैं, लेस अवेलेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं अगर इंक्रीज कर रही है एंट्रोपी। मोर अवेलेबल एनर्जी टू लेस अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, और अगर तीसरी डेफिनेशन से देखा जाए तो हम किस तरफ जा रहे हैं जी, मोर प्रोबेबल स्टेट से लेस प्रोबेबल स्टेट की तरफ जा रहे हैं अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। मोर प्रोबेबल स्टेट टू लेस प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है एंट्रोपी के हवाले से। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा कि हीट पे डिपेंड कर रही है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का जो फार्मूला होगा वो हम हमेशा निकालते हैं चेंज इन एंट्रोपी, कभी भी जो है वो अकेली एंट्रोपी नहीं निकालते। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो बराबर होगा डी क्यू, यानी चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर। इसीलिए जब चेंज इन हीट जो है वो ज़ीरो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एंट्रोपी का चेंज भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट क्या होगा जी, हीट का यूनिट जाउल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। ठीक है, अब एंट्रोपी के हवाले से क्लासियस थ्योरम की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लासियस हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन और क्लासियस की स्टेटमेंट पढ़ी है, उसी तरीके से अब क्लासियस की स्टेटमेंट की बात कर लें एंट्रोपी के हवाले से। क्लासियस थ्योरम, क्लासियस थ्योरम, क्लासियस थ्योरम ये कहता है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ज़ीरो होगा। या कन्वर्सली इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो हो तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है क्लासियस थ्योरम। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि इफ़ चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, विल बी रिवर्सिबल। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो भी चेंजेस हुई होती हैं वो वापस आ जाती हैं, वो एग्जैक्टली सिस्टम अपनी पहली स्टेट में आ जाता है। तो जब पहली स्टेट में आ जाएगा तो उसमें डिसऑर्डर जितना था वो तो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो कैसे एक्ट करती है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो है वो ज़ीरो होता है। अब बात कर लेते हैं एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी,
तो चलें देखते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने फ्री एक्सपेंशन पढ़ा, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं। अब फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। फ्री एक्सपेंशन जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है और नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी है किन की जी? ये एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी और नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस की भी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, मैं ऊपर से आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। एक जो है ऐसी वॉल थी जो कि इंसुलेटिंग थी। इंसुलेटिंग वॉल में जो है आपने अंदर क्या रखा हुआ जी, दो ब्लॉक्स रखे हुए थे, जिसमें एक के अंदर जो है वो गैस मौजूद थी, दूसरे में जो है वो वैक्यूम मौजूद थी, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने रश आउट करके किस में जाना था जी? वैक्यूम में, ठीक है। तो सिस्टम को तो ऊपर से आपने पैक किया हुआ है किस में जी? इंसुलेटिंग वॉल्स में, ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल्स में। लेकिन जब गैस वैक्यूम में चली जाएगी तो फिर वो वापस तो नहीं आ सकती ना खुद ब खुद। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो आपका एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो तो नहीं हो सकता। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा जी? एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई, ठीक है जी। ये है किसमें? ये है आपका फ्री एक्सपेंशन में। चलें अब हम बात कर लेते हैं एंट्रोपी चेंज एक और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज जो है वो ज़ीरो होता है, यानी वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो बराबर होगा NCV। अब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट वाली स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल हो रही है, TF ओवर TI, TF ओवर TI, फाइनल टेम्परेचर ओवर इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी चेंज इन कौन सा प्रोसेस जी? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इनको आपने नोट करते जाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी किस प्रोसेस की, जो कि है जी आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिड्यूस की जा सकती हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है, चूँकि VF इज़ ग्रेटर देन VI है, ठीक है, तो इसलिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से आइसोकोरिक की बात करें तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि TF इज़ ग्रेटर देन TI है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी जी? आइसोबैरिक की, जिसमें क्या है जी? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबैरिक जो प्रोसेस है उसमें आपको पता है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे जो एंट्रोपी का चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP, ठीक है। CP क्यों लगाया? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, लॉग TF ओवर TI, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्रोपी चेंज जो है आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि TF जो है वो ग्रेटर देन TI है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। अब हम इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र के लिए देख लेते हैं। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हीट ने ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और फिर जो है वो वापस नहीं आना,
इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र, तो उसके लिए क्या होगा एंट्रोपी चेंज? इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र। ठीक है जी।